हेलो दोस्तों, आज की वीडियो सुबह सुबह शुरू कर दी है और मैं निकल गई तो हूँ। सुबह की राधे राधे। आज फिर से नई शुरुआत की है मैंने। काफ़ी दिनों बाद आ गई हूँ वॉक करने के लिए और गार्डन का लुत्फ़ उठा रही हूँ। और आप कैसे हैं? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप भी सुबह सुबह जल्दी उठिए, वॉक कीजिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। फिर मिलूँगी थोड़ी देर में। तब तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद अपने फेवरेट प्लेस पर आ गई हूँ, यानी कि गार्डन में। तो जैसा कि तीज त्योहार चल रहा था और गणपति बापा भी घर में विराजमान थे, तो थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा था और बच्चों की एग्ज़ाम का टाइम भी शुरू था। तो सुबह सुबह ये रूटीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन थोड़ा सा गैप हो गया था और कुछ दिनों से बारिश भी हो रही थी, इसलिए सुबह-सुबह आना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज फिर मैं आ गई हूँ रोज़ की रूटीन पर, जो कि मुझे बहुत अच्छी फीलिंग देती है। तो दोस्तों, सुबह-सुबह हम जब एक्सरसाइज़ और वॉकिंग करते हैं, तो इसकी जो एनर्जी है, वो हमें दिन भर के लिए फुल एनर्जेटिक रहती है। और तीज त्योहारों पर काम भी इतने ज़्यादा होते हैं कि काम करने के लिए हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए ज़रूर आती सच हूँ। में सुबह-सुबह अगर हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो हमारा दिन ही बन जाता है। बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी मिलती है। तो आप भी अपने घर के आस-पास जहाँ भी जगह मिले, सुबह-सुबह ज़रूर अपने लिए समय निकालें और थोड़ा-सा वॉक और एक्सरसाइज़ ज़रूर करें। और अब आ गई हूँ घर। घर के दहलीज़ की अच्छी तरह से साफ़-सफ़ाई कर ली है और जो मेरी रोज़ की रूटीन है, यानी कि मेरी रंगोली बनाना, वो भी बन गई है। और आज गार्डन से मैंने सुंदर प्यारे-प्यारे से फूल लेकर आए थे। उसे भी घर के एंट्रेंस में सुंदर तरीके से मैंने सजा दिया है। और जैसा कि अब नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, आप सभी को पता है। वैसे तो तीज त्योहार चालू ही है, लेकिन नवरात्रि का अपना एक अलग महत्व है। कुछ पूजा पाठ के नियम होते हैं, कुछ साफ-सफाई का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। उसको देखते हुए मैं अपने घर की बिल्कुल अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करती हूँ हमेशा ही। साथ ही काफ़ी सारी शॉपिंग भी करने वाली हूँ। तो पितृपक्ष चल रहे हैं, तो इन दिनों हमें शॉपिंग करनी चाहिए कि नहीं, और किन-किन चीज़ों की शॉपिंग हम कर सकते हैं, वो भी आगे आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने अपने घर वालों का नाश्ता करा दिया था और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपनी फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने के लिए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैं एक-एक पार्ट को बहुत ही अच्छी तरह से हटाकर किन चीज़ों से अपने फ्रिज को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने वाली हूँ। तो चलिए आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ। फ्रिज को हमेशा बंद करके ही सफाई करनी चाहिए। मैंने फ्रिज को बंद कर दिया है और सारा सामान बाहर निकाल दिया है। और फ्रिज के जो पार्ट निकल सकते थे, उन सभी को मैंने निकाल दिया है। और अभी मैं कॉलीन से साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा-सा विनेगर से भी साफ़ करती हूँ, उससे किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती और फ्रिज बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाता है। साथ ही फ्रिज में जो रबर लगे हुए हैं, उसे भी मैं निकाल कर साफ़ करूँगी, क्योंकि कई बार हम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरह इसमें फंगस सा लग जाता है और ये बिल्कुल हाइजीन नहीं होता है। तो बस इसे मैंने निकाल दिया है और इसे भी ब्रश की सहायता से अच्छी तरह से इस रबर को साफ़ करके सुखाने रख दे रही हूँ। और कॉर्नर को अच्छे से गीले और सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी, जब तक कि फ्रीज़ अच्छी तरह से सूख जाएगा। उसके जो पार्ट मैंने निकाले थे, उसे भी डिटर्जेंट की सहायता से बिल्कुल हल्के हाथों से मैं साफ़ कर रही हूँ, जिससे कि स्क्रैच ना आए। कांच हो चाहे प्लास्टिक, बिल्कुल स्क्रैच ना आए, इसलिए हल्के हाथों से ही साफ़ करें, जिससे कि फ्रीज़ बिल्कुल नया सा लगने लगता है। इस तरह सारे पार्ट को मैं अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। तो फ्रीज़ वाला हिस्सा हो चाहे फ्रीज़र वाला, सभी के पार्ट को मैंने अच्छी तरह धोकर पोंछकर सुखा लिया है और अब इसे फिर से फिट करने वाली हूँ। तो इसके रबर को भी बहुत ही आसानी से हम फिट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, और इसे ज़रूर साफ़ करना चाहिए, इसमें काफ़ी सारी गंदगी फंसी होती है। तो बस मैंने अच्छे से रबर को लगा दिया है और सारे पार्ट को भी फिट कर दूँगी और फ्रिज बिल्कुल नया और सुंदर सा दिखने लगा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा हो गया है।
और फ्रिज के अंदर मैंने पुराने डाइनिंग टेबल के जो मैट थे मेरे पास वो रख दे रही हूँ, जिससे कि कभी कोई चीज़ अगर गिर जाती है तो हमें पूरा ग्लास नहीं निकालना पड़ता, मैट को ही हम धोकर साफ़ करके रख सकते हैं। इस तरह से मैंने अच्छी तरह से सारे फ्रीज़ को जमा लिया है। फ्रीज़ बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा लग रहा है। इस तरह त्योहारों के पहले सारी चीज़ों की डीप क्लीनिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। मैंने गैस वाले को भी आज बुलाया था और गैस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीच-बीच में चेक कराना ज़रूरी है ताकि त्योहारों पर किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए। तो बीच-बीच में घर की सारी चीज़ें मेंटेनेंस माँगती है और हमें उसे मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि वो लंबे समय तक हमारा साथ दे सके। तो एक भैया आए हैं, वह गैस चूल्हे को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर दे रहे हैं और चेक भी कर ले रहे हैं कि सारी गैस ठीक से जल रही है या नहीं। साथ ही इलेक्ट्रिक वाले भैया को भी बुला लिया था। उन्होंने सारे रूम के पंखे, लाइट्स अच्छे से चेक किए और जो भी प्रॉब्लम थी उसे भी सॉल्व किया। तो इस तरह त्योहारों के पहले ही अगर हम चीज़ों को समय रहते सही कर लेते हैं तो हमें त्योहारों पर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। और शाम को पतिदेव घर जल्दी आ गए थे और हम निकल गए हैं मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे भगवान रूम के लिए कुछ अच्छे वस्त्र और भगवान जी के लिए भी वस्त्र के कपड़े लेने थे। साथ ही भगवान कमरे के लिए मुझे सुंदर सा झूमर और कुछ लाइटिंग भी लेनी थी। तो बस हम निकल गए हैं मार्केट के लिए। तो कुछ लोग मानते हैं कि पितृपक्ष में नई चीज़ें लेना या शॉपिंग करना क्या सही है या नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि माता रानी आने वाली है और उनके स्वागत में हमें पहले से ही तैयारियां करके रखनी ही पड़ती है, क्योंकि समय पर हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। और अच्छी चीज़ें करने के लिए भी हमें पितरों का आशीर्वाद ज़रूरी है और उनका आशीर्वाद मिलता है तभी हम अच्छी अच्छी चीज़ें कर पाते हैं। और पितृपक्ष का महीना यानी कि बड़ों के आशीर्वाद का महीना, तो उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी अच्छी चीज़ें हम कहाँ कर पाएंगे। बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तभी हम अच्छी काम कर पाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि पितृपक्ष के समय हमें घर की साफ़ सफाई या नई नई चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने भी आज काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली है। क्या-क्या शॉपिंग की है घर में जब चीज़ों को यूज़ करूँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी। अभी नवरात्रों तक शॉपिंग का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। तो बस हम घर आ गए हैं और लग गई थी ज़ोरों की भूख। तो मैंने सबके लिए बनाए हैं लौकी के पराठे। तो चलिए देखते हैं झटपट कैसे बनने वाले हैं लौकी के पराठे। सबसे पहले मैंने एक लौकी को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब उसमें डाल रही हूँ करीबन 3 कटोरी आटा, गेहूं का आटा। उसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, मिर्ची पाउडर, साथ ही जीरा पाउडर, थोड़ा सा डाल रही हूँ खड़ा जीरा और कुछ हरी मिर्चें और धनिया पत्ती भी डाल दी है इसी में। और थोड़ा सा मैंने तिल भी डाला है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसका आटा गूँथने के लिए हमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लौकी में वैसे ही पानी छूटता है। तो बस हल्के गीले हाथ से थपथपा के हमें इस पराठे को बनाना है। साथ ही बीच में होल करके थोड़ा तेल डालें और ढककर उलट-पुलट के इस पराठे को पका लें। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी लगता है। इस तरह हम सब ने मिलकर चटनी पराठे का खाना खाया। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।